बोलते हैं ना कि इतिहास लिखने के लिए कलम चाहिए, मैं सोचती हूँ इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसले चाहिए। तो उस चीज़ ने मुझे हमेशा ऐसे मतलब जब भी मैं ये सोचती थी वो गूज़बम्स आते थे और मैं फिर से लग जाती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि सारे टॉपर्स बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है, क्योंकि मार्केट में एवरी डे समथिंग न्यू इज़ कमिंग। तो डिसीजन है आपका कि कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, वो आप कब लीजिए। आप एक बार NCERTs पढ़ लीजिए, फिर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है तो आप कोचिंग ले लीजिए। आप जो मोटिवेशन है बाहर ढूंढने की बजाय अपने अंदर ढूंढिए, तो डेफिनेटली UPSC नहीं किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। दोस्तों हमारे साथ हैं सृष्टि सिंह मैम, जिनका 180 रैंक के साथ UPSC में सिलेक्शन हुआ है। मैम का ये 6th अटैम्प्ट था। इसके पहले मैम 2 बार इंटरव्यू के लिए अपेयर हो चुके हैं। तो मैम की जर्नी काफ़ी लंबी रही है। जैसा कि कहा जाता है कि UPSC में 6 अटैम्प्ट मिलते हैं, जो कि एक कंसिस्टेंटली 6 अटैम्प्ट तक चल पाना, रह पाना प्रिपरेशन में, ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैम से हम जानेंगे। साथ ही मैम का भी सिलेक्शन हो गया, तो मैम की क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या बुक लिस्ट फॉलो करी, जो भी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। वैसे मैम एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम सृष्टि सिंह है और मेरी 180 रैंक आई है इस साल। और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड मैंने केंद्रीय विद्यालय NER से स्कूलिंग की है और फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई से किया है एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC। ओके, सो ग्रेजुएशन में क्या किया मैम आपने? ग्रेजुएशन में मैंने BSc कंप्यूटर साइंस किया है। ओके, सो मैम जैसे कि आपने कंप्यूटर साइंस किया है, जो कि एक डिफरेंट फील्ड है UPSC अगर देखा जाए। यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़, वहाँ टेक्नोलॉजी से आपको पढ़ना है। तो मैम आप कैसे आई UPSC प्रिपरेशन में, कैसे सोचा आपने? एक्चुअली जब मैं छोटी थी तब से मतलब मेरे बिहेवियर और मेरे मतलब जो भी मेरे कैरेक्टर्स थे कि मतलब मैं चीज़ों को एनालाइज करती थी। तो मेरे फादर मुझे हमेशा बोलते थे कि मतलब आप वो मटेरियल हो जो UPSC और मतलब जो IAS और IPS में देखा जाता है। तो वहाँ से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि हाँ वो बार बार एक चीज़ बोलते हैं। उसके बाद जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो फिर मुझे लगा यार मतलब ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप उसके मटेरियल हो, आप ये भी हो कि आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। तो वही था जो मुझे मतलब 6th अटेम्प्ट तक मोटिवेट करता रहा। ओके, सो मैम जर्नी बताइए कि कैसे स्टार्ट किया आपने प्रिपरेशन करना? मैम सेल्फ स्टडी की या कोचिंग ली, कहाँ से किया आपने? आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप UPSC CGSE 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रियासत अली सर के द्वारा वो सारे फीचर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपको लाखों रुपए फीस करने पर मिलते हैं। रियासत अली सर मोर देन 11 साल से IAS PCS एस्पिरेंट को मेंटरशिप देते हैं। चलिए मैं आपको फीचर सबसे पहले आपको बता देता हूं। तो डेली मेंस आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, लाइव आंसर राइटिंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप होगी, मिनी मॉक टेस्ट होंगे, टारगेटेड शेड्यूल मिलेगा, डेज वाइज भी आपको वीकली भी मिलेगा। ऐसे राइटिंग होगी विद बेस्ट स्ट्रेटजी, साथ ही CSAT लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। सो इतने सारे फीचर होने के बाद डेफिनेटली और अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ ही रियासत अली सर की टीम भी बहुत अच्छी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में सर अपना मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं इनके रिजल्ट भी आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे रहे हैं। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो सर का मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम था उससे डायरेक्टली सर के जो पढ़ाए हुए नोट्स थे, क्लासेस नोट्स थे, GS 1 में उनके 15 क्वेश्चन आए, 2 में 14 क्वेश्चन आए और GS 3 में भी 14 क्वेश्चंस आए हैं। सो इतने अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। सो आई होप अगर आप इनके मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, इतने सारे फीचर आपको मिलने वाले हैं, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जुड़ सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है 23 सितंबर और 7 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, उस पर भी कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2015 में दिया था और उस साल मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तो जो मेरा GS था वो मैंने एक्चुअली सेल्फ स्टडी से ही किया था, जो भी किया था। और बट मेरा जो ऑप्शनल था वो उसके लिए मैंने कोचिंग ली थी और मुझे लगा ज़रूरत भी थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो था वो कंप्यूटर साइंस था और मैंने ऑप्शनल फ़िलासफ़ी लिया था। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर कोचिंग ली थी। उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की और मतलब जो उसके बाद अटैम्प्ट्स हुए उसमें टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब की थी। ओके, सो मैम अपने अटैम्प्ट्स की जर्नी बताइए कि कौन सा अटैम्प्ट कब दिया, उसका क्या रिजल्ट रहा, जैसे कि आप 2 बार इंटरव्यू के लिए भी अपेयर हुए। जी,
एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट 2015 प्रीलिम्स मेरा 2 मार्क्स से नहीं हुआ, तो मतलब थोड़ा डिसहार्टेन तो सब होते हैं पहली बार, क्योंकि बोलते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ योर बेस्ट अटेम्प्ट। बट फिर मुझे ये लगा यार 2 मार्क्स से नहीं हुआ, इट मीन्स मतलब मैं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब 10-20 मार्क्स का डिफरेंस है और मुझे लग रहा है मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, तो वो जो 2 मार्क्स हैं उसको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मतलब मेरा जो प्रीलिम्स था वो भी क्लियर हुआ, फिर मैंने मेंस भी क्लियर किया और फिर मैंने इंटरव्यू भी दिया। बट ओवरऑल क्या हुआ कि जो मेरे ऑप्शनल में थे वो मार्क्स इतने अच्छे थे नहीं कि मैं मतलब मेरिट लिस्ट में आऊँ, बट वो मेरे लिए फिर से मैंने उसको मतलब एज अ मोटिवेटर लिया कि यार मैं सेकेंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँची हूँ, तो मतलब मेरे में कुछ है। तो मैं मतलब और एक और चीज़ जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, मुझे लगता है कि बोलते हैं ना कि इतिहास लिखने के लिए कलम चाहिए, मैं सोचती हूँ इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसले चाहिए। तो उस चीज़ ने मुझे हमेशा ऐसे मतलब जब भी मैं ये सोचती थी वो गूज़बम्स आते थे और मैं फिर से लग जाती थी, तो इसलिए फिर मैंने आगे के अटेम्प्ट्स भी कंटिन्यू किए। ओके, सो जैसे कि मैम अभी आपने बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ द बेस्ट अटेम्प्ट, और नॉर्मली कहा जाता है कि एनर्जी क्या है, जैसे अटेम्प्ट आपके बढ़ते जाते हैं कम होती जाती है। तो मैम कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइजेशन हुआ है कि आपकी अब उतनी एफिशिएंसी नहीं है जो स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स में थी? जी क्या हुआ, एक्चुअली 16 वाला मैंने इंटरव्यू दिया, फिर इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आया और सिर्फ 18 डेज अराउंड थे मेरे पास प्रीलिम्स देने के लिए। और मतलब पढ़ तो लिया था सब, बट अल्टीमेटली यही होता है ना, जब आप एक टॉप पे पहुंच के सडनली नीचे आते हो प्रीलिम्स देने 0 पे, तो आप सेल्फ डाउट में घुस जाते हो। मतलब आपको लगता है कि यार मतलब पता नहीं सही, मतलब गलती से तो नहीं क्लियर हो गया ऐसा कुछ। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, 17 वाला प्रीलिम्स मैं नहीं क्लियर कर पाई। तो मेरी जर्नी ऐसे ही थी, मतलब अप्स एंड डाउन्स, मतलब प्रीलिम्स नहीं हुआ इंटरव्यू के बाद, बट मुझे याद है मैंने एक्सेप्ट किया, मेरी जो भी मेरी जर्नी थी उसको एक्सेप्ट किया। और फिर मैंने कहा 18 वाले प्रीलिम्स में तो मैं इतने मार्क्स लाऊंगी कि मतलब मैं श्योर हूँ कि मुझे मेंस लिखना है। तो मेरी प्रिपरेशन जब मैंने वापस स्टार्ट की 2 महीने का ब्रेक लेके, 2-3 महीने का एक्चुअली ब्रेक हो गया था मेरा, और मुझे लगता है वो एक फेज़ होता है जब आपको एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब आप किसी चीज़ में प्रॉब्लम में हो, तो वो एक्सेप्ट करके फिर वापस उससे निकलने के लिए वो 3 महीने मैंने खुद के साथ बहुत लड़ाई की। और मैंने कहा इस बार तो मतलब प्रीलिम्स में इतने मार्क्स आने चाहिए कि बस लगे कि होना ही है। तो फिर उस साल 2018 में मेरे फिर 122 आए जब कट ऑफ 98 थी। तो मुझे लगा वो मार्जिन मैंने मेरे वही जो आपका हौसला है, प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है, उसके बाद ऐसा था कि जब मैं प्रीलिम्स दे के निकली तो मैंने कहा मेरा नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, मतलब मैंने ऐसी प्रिपरेशन की थी। ओके, सो मैम बात की जाए प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, खास तौर पे जैसे कि आपका 1-2 बार नहीं हुआ आपने बताया, तो मैम प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते थे, कैसे तैयारी करते थे आप? हाँ, जैसे मैंने बताया मेरे 6 अटैम्प्ट थे, तो उसमें मैंने 4 प्रीलिम्स क्लियर किए हैं और 2 नहीं किए हैं। तो मैं ये बता सकती हूँ क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि सारे टॉपर्स बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है, क्योंकि मार्केट में एवरी डे समथिंग न्यू इज़ कमिंग। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज इसने बोल दिया ये पढ़ लेते हैं, सीनियर ने ये बोल दिया, आप लिमिटेड रखो। और जो मैं करती थी, मैंने नोटिस किया कि जिस भी अटेम्प्ट में मैंने मल्टीपल रिविजन्स किए हैं वो अटेम्प्ट मेरा अच्छा गया है, तो मैंने मल्टीपल रिविजन्स पे ध्यान दिया। तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है वो है आपकी कंसिस्टेंसी। आप बीच में ब्रेक्स लो, बट वो ब्रेक्स बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। Right. तो इसके अलावा मुझे लगता है एग्ज़ाम में आपको कैसे डील करना है क्वेश्चंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मुझे इसलिए लगता है कितना भी पढ़ लो बट आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो ना एग्ज़ाम के लिए, तो फिर इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं हमेशा सोच के जाती थी कि यार मैं फर्स्ट राउंड में ऐसे करूँगी, सेकेंड राउंड में ऐसे करूँगी। तो ये जो 4 अटैम्प्ट थे मुझे फिर मैंने कंटिन्यूसली 3 प्रीलिम्स क्लियर किए, तो मुझे समझ में आया कि पढ़ना तो सबको है बट कैसे डील करना है ना, और मेंटली प्रिपेयर्ड होना है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, और मैम मेंस के बारे में बताइए कि मेंस के लिए आप क्या करते हैं? हाँ, सो मेंस के लिए मैं अगेन फिर से बोलूँगी, मैं अपने चीज़ों को डिफ़ाइन कर लेती थी। पहले तो मेंस का सिलेबस मेरे सामने हमेशा रहता था कि मतलब वो मुझे बाय हार्ट हो गया था कि कभी भी पूछ लो इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन में क्या है, तो मैं वो बता सकती थी। तो एक तो सिलेबस, और सिलेबस के बाद में क्या करती थी, एक एक टॉपिक को मैं डील करती थी कि ये टॉपिक आया तो मेरे पास 1 पेज के नोट्स होने चाहिए कि मतलब मैं डायरेक्टली जाके लिखूँ। आपको एक आंसर 7 मिनट्स में पूरा करना है, तो आपके पास कंटेंट सबके पास है, बट कैसे कंटेंट को कंसाइज करना है वो करती थी मैं। और फिर अगेन वही मल्टीपल रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज। ओके, और मैम आपने ऑप्शनल का भी जिक्र किया था कि ऑप्शनल में मार्क्स बहुत कम रह गए थे, तो आपका क्या ऑप्शनल था और उसमें किस तरीके से आपने इम्प्रूवमेंट की? हाँ, तो मेरा ऑप्शनल फ़िलासफ़ी था, बट इस ईयर मेरे मार्क्स फ़िलासफ़ी में बहुत अच्छा आए, और एक वो भी रीज़न है कि मतलब मैं लिस्ट में थी। तो फ़िलासफ़ी में मेरे स्टार्टिंग में मार्क्स स्टक हो गए थे 250s के अराउंड। तो
तो मैंने इस बार सोचा था, क्योंकि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने सोचा था इस बार फ़िलासफ़ी में कुछ नहीं तो 30 मार्क्स तो मुझे इंक्रीज़ करने ही हैं। सो मुझे याद है जनवरी से मैंने स्टार्ट किया वापस अपना ऑप्शनल, जबकि मैं 3 मेंस दे चुकी थी। मैं चाहती तो 2-3 महीने में ख़त्म करती, बट पेपर 1 के लिए ही मैंने 4-5 मंथ्स दिए और उसकी इन डेप्थ स्टडी जितनी मैं कर सकती थी वो मैंने किया। फिर एग्ज़ाम भी थोड़ा पोस्टपोन हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड, तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिला, तो मेरा ऑप्शनल मैंने उस टाइम पे पूरा प्रीलिम्स के पहले कंप्लीट कर लिया था। ओके, सो मैम जैसे कि आपने बताया कि आपने सेल्फ स्टडी ही की है, तो मैम नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या इतनी जब लंबी प्रिपरेशन लगती है तो सेल्फ डाउट जैसे आपने भी बताया, तो आपको नहीं लगा कि कोचिंग लेनी चाहिए, फिर कोचिंग लेंगे तो थोड़ा सा और जो चीज़ें मुझे कमियाँ नहीं समझ आ रही हैं फिर समझ आई तो उनमें इम्प्रूवमेंट हो सके? जी, जीएस के लिए जो है मतलब मेरा क्या था, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था यूपीएससी का, तो मुझे थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में तो मुझे यही नहीं समझ आता था पढ़ना क्या है। तो मैं सोचती हूँ कि ये जो डिसीजन है आपका कि कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, वो आप कब लीजिए, आप एक बार एनसीईआरटीज़ पढ़ लीजिए, फिर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है तो आप कोचिंग ले लीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं हैंडल कर सकती हूँ तो ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ मैंने ऑप्शनल के लिए डेफिनेटली कोचिंग की है, तो मैं ऑप्शनल के लिए सजेस्ट करती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डील नहीं कर सकते, इन डेप्थ चाहिए तो उसके लिए यू कैन गो फॉर कोचिंग, और अभी तो यूट्यूब पे इतना सारा मटेरियल है। राइट मैम, सो मैम लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे आप जो फ्यूचर एस्पिरेंट हैं जो तैयारी करना चाहते हैं सिविल सर्विस? मेरा मैसेज बस यही रहेगा कि आप अगर अपनी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और आपको सेल्फ बिलीफ है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जो मोटिवेशन है बाहर ढूंढने की बजाय अपने अंदर ढूंढिए, तो डेफिनेटली यूपीएससी नहीं किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा कि मैम ने अपनी जर्नी को अपने आपके साथ में डिटेल में शेयर किया। सो आई होप कि आपको इनकी जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ मोटिवेशन मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।